जेल का जो खाना है ना वो बाहर बिकता है, क्योंकि कई एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं जेल का खाना खा लो, रेमेडी है। जिसके नाम का जेल में राशन पहुंच गया वो उसको निपटा के जाएगा। वो आखिरी अन्न का दाना जब तक उसके शरीर में नहीं चला जाएगा ना, जेल उसको छोड़ेगा नहीं। अगर किसी आम व्यक्ति के घर पर आज अगर अभी पुलिस आ जाती है तो वो ऐसी क्या चीज पूछे या क्या चीज चेक करे कि वो माने कि ये लीगली पुलिस आई है। अगर आप उसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो किसी भी पुलिस वाले को ये राइट नहीं कि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में एंटर हो जाए। दूसरी, लॉयर के बारे में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? लॉयर के बारे में लोगों को लगता है कि ये ना झूठ बोलते हैं और ये लोगों को मिसगाइड करते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही झूठ है। अगर हम कुछ पढ़ लिख के एक प्रोफेशन में आए हैं तो हम झूठ क्यों बोलेंगे। मंदिर में जो पैसा जाता है लीगली इसका उपयोग कहाँ होता है? एक कोई भी मंदिर होता है वो एक ट्रस्ट से जुड़ा होता है। ट्रस्ट का बैंक अकाउंट, उसका ऑडिटिंग होना बहुत जरूरी होता है ना, ये तो रूल है। तो उस ऑडिटिंग में मालूम चल जाएगा कि वो पैसा सही जगह लग रहा नहीं लग रहा। कोर्ट में सच जीतता है या ताकत? आज हमारे साथ एक बहुत खास गेस्ट आए हैं जिन्होंने पहले बहुत से लोगों के पर्देफाश किए हैं, रिपोर्टिंग की है, जर्नलिस्ट रहे हैं और बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं। सिस्टम को गहराई से जानने के बाद आज वो हैं हाई कोर्ट के एक बहुत अच्छे एडवोकेट। कई सारे हम लोगों के मन में ना सवाल होते हैं आमतौर पर पुलिस को लेके, एडवोकेट को लेके, सिस्टम को लेके, न्याय को लेके, कोर्ट रूम को लेके, क्योंकि कोर्ट को तो हम सब एक मंदिर समझते हैं न्याय का। बट क्यों लोग कोर्ट से डरते हैं, क्यों लोग पुलिस से डरते हैं, इसको लेकर बहुत सारे कई खुलासे आज हम करेंगे हमारे गेस्ट सुमित चौहान जी के साथ। शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को प्यारा भरा जय माता दी के साथ। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। पहला सवाल हमारा ये रहेगा, क्योंकि ना आपने पहले रिपोर्टिंग भी की है, मैंने कई आर्टिकल्स आपके पढ़े, कई न्यूज़ जो आपने कवर की देखी, तो ऐसा क्या शिफ्ट आया कि आप एक रिपोर्टिंग करने से लेकर आज एक वकीला बने? देखिए, मैंने काफ़ी स्टिंग ऑपरेशंस किए। जब मैं स्टिंग ऑपरेशन करता था तो मेरी खबर टीवी पे चलती थी। टीवी पे चलने के बाद एक्टिविटी होती थी, प्रशासन अलर्ट हो जाता था, कुछ गिरफ्तारियां होती थी। अब जिन जिन लोगों को अरेस्ट किया उनको कोर्ट में लेके आते थे प्रोड्यूस करने के बाद। तो हमें लगता था कि इस कोर्ट की चार दीवारी के अंदर ऐसा क्या होता है कि हमारी एंट्री नहीं है वहाँ पे। कैमरा माइक आप नहीं ले आ सकते किसी भी कोर्ट रूम में, बैन है। तो हमें लगता था कि यार ये सब तो हमने कर दिया, अब जो हमने जो मेहनत की वो सारी इस दीवार के अंदर गई। अब वो अंदर का प्रोसेस क्या हो रहा है उसकी क्यूरियोसिटी होती थी, उसको जानने के लिए फिर पढ़ाई की, एलएलबी किया, एलएलबी की के कानून को जाना, कैसे कानून होता है। फिर उसके बाद डिग्री लेके रजिस्ट्रेशन करा के अंदर उस कोर्ट रूम में घुसे। वहाँ जाके देखा कि जो हमने एविडेंस इकट्ठे किए थे अंदर उसको कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे ट्रायल चल रहा है, कैसे वो सारी चीज़ें सज़ा की ओर जा रही हैं या वो बरी हो रहा है। वो सब चीज़ों को समझने के लिए फिर जर्नलिस्ट से कन्वर्ट होके एडवोकेसी की तरफ आए। तो ऐसा भी हुआ होगा कि कभी आपने कोई सबूत दिए हैं, स्टिंग ऑपरेशन किया बहुत मेहनत करके, लेकिन कोर्ट से वो बाहर आ गया हो? अब देखो, कोर्ट में ना एक ट्रायल चलता है तो वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, केवल एक सबूत के ऊपर रिलाई नहीं है। कई सारे टेस्टिमनीज हैं, लोगों के एविडेंस हैं, और कई जगह लोग अब अलग अलग, कोई लालच है या कोई दबाव है, कोई डर है, उसके में अपना स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। या कोई डिपार्टमेंट है उसे लग रहा है कि नहीं हमारी छवि ख़राब होगी तो वो भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से कई लोग छूटे भी हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को सज़ा भी हुई है। काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिसमें कुछ पुलिस वालों को ही सज़ा हुई है करप्शन के केस में, जिसमें हमने स्टिंग ऑपरेशंस किए थे। अच्छा, कैसे स्टिंग ऑपरेशन की एक बहुत कोई इंटरेस्टिंग सा पार्ट मुझे बताओ। देखो, एक पुलिस स्टेशन है वेस्ट दिल्ली में, उसमें एक कॉल आई कि मैं फांसी लगा रही हूँ, मेरे ससुराल वाले और मेरे हस्बैंड मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। पुलिस गई, पुलिस ने जाने के बाद उनको समझाया, वो फांसी, उसने सिर्फ कॉल की थी कि फांसी नहीं लगा रही थी वो। उसके बाद शुरू हुआ पुलिस का खेल। पुलिस ने वो लड़की को अलग बिठा लिया,
उसके सास ससुर को अलग कमरे में बिठा लिया, पति को अलग बिठा लिया, तीनों अलग अलग कमरे में लोग बैठे और तीनों जगह अलग अलग टॉर्चर चल रहा है। हस्बैंड को बोला जा रहा है कि तेरे को जेल में डालेंगे, तेरे वजह तेरी पत्नी फांसी लगा रही थी। सास ससुर को बोला जा रहा है कि तुमने इस पे अत्याचार किए हैं लड़की पे, तुम्हारे को जेल में डालेंगे। उस लड़की पे बोल रहे हैं कि तुमने फांसी लगाने की कॉल की है तो ये भी एक क्राइम है, तो तुम्हें जेल में डालेंगे। तीनों एक ही घर के लोगों को अलग अलग पार्टीज बना के वो रखा गया। तो मेरे पास किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे उनको तंग किया जा रहा है, तो मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पहले तो नॉर्मली बात की, पर उनको समझ में नहीं आया क्योंकि उनके सर पे था कि बस अब पैसे लेने हैं इनसे, जबकि वो लोग पूरी रात नहीं सोते, इतने ट्रॉमाटाइज थे। फिर उसके बाद हमने उसमें एक फैमिली मेंबर को एक स्पाई कैम फिट कर दिया। हाँ। कैसा स्पाई कैम था, कहाँ अब पर था वो वो? ये चीज़ें बताने की नहीं है, लेकिन वो कपड़ों में हमने फिट किया। मैंने देखा है कि शर्ट के बटन में भी लग जाता है। वो काफ़ी पुरानी चीज़ें हो गई हैं, अब और नया आ गया है। हाँ, अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। मेरे को किसी ने एक बार चैलेंज किया कि इस जगह हाई सिक्योरिटी रहती है, यहाँ का करके दिखाओ। तो मेरी पूरी चेकिंग हुई, एसपीजी ने चेक किया, मैं करके आ गया। तो अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज से 12-13 साल पहले। अच्छा। तो उस फैमिली मेंबर ने पैसे का लेन देन करते हुए लगभग 20-30 हज़ार रुपये कुछ दिए गए थे, करते हुए वो स्टिंग कर लिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। दोपहर के बाद हमने वो स्टोरी टेलीकास्ट की। जब वो स्टोरी टेलीकास्ट की तो अगले दिन वो न्यूज़पेपर्स में भी छपी। एक सीजेएम साहब थे, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उस टाइम एक पोस्ट होती थी, उन्होंने उसको स्टोरी को देखा और सियो मोटो लेके उस पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया उसी के थाने में। धमकाने की वजह से नहीं, ये पूरा करप्शन की वजह से है, करप्शन केस में। और उस सारे उसके स्टेटमेंट लिए, मेरे भी स्टेटमेंट हुए, हमने वो डिवाइस भी जमा कराया, फुटेज भी जमा कराई, कोर्ट में ट्रायल चला। बाद में वो पुलिस वाला दोषी साबित हुआ और उसको सज़ा हुई। वो अभी भी तिहाड़ जेल के अंदर ही है। आपने ना कई जेल की स्टोरीज भी कवर की है, हाँ, उसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताइए। देखो, जो जेल है ना, एक बड़ी रहस्यमयी चीज़ है। बेसिकली जेल को दिल्ली में तिहाड़ जेल नहीं बोला जाता, अंदर उसको तिहाड़ आश्रम बोलते हैं। अच्छा। वो बेसिकली जेल के अंदर जाने का मोटिव क्या होता है कि जाके सुधार लाए, बिल्कुल, अपनी जीवन में सुधार लाए, अपना गुस्सा शांत करे, खाने पीने की आदतों में सुधारे, दोस्ती में सुधारे, जीवन के अंदर सुधार हो। उसके लिए अंदर योगा सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर है, विपश्यना सेंटर है, पेड़ पौधे लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अंदर बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हुए हैं जिसमें बहुत अच्छे फल लगते हैं, फूल लगते हैं। तो बेसिकली जेल तो ऐसा जगह है, आश्रम ऐसा, वहाँ पे एक कैदी को कैदी नहीं बोला जाता, वहाँ बंदी बोला जाता है, बंदी भाई। आपस में, आपस की लैंग्वेज में जो जेलर भी होते हैं वो बंदी भाई बोलते हैं, कैदी नहीं बोलते। ये शब्द का इस्तेमाल वो उनको बुरा लगता है। तो जेल एक बड़ी रहस्यमयी चीज़ है जो एक्सप्लोर ही नहीं हुई। एक आपने ना एक बात बताई थी कि जेल का जो खाना है ना वो बाहर बिकता है, क्योंकि कई एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं जेल का खाना खा लो, रेमेडी है एक। तो क्या ऐसा भी होता है? देखो, जो शख्स एक जेल में चला गया, चाहे वो गेस्ट बन के गया हो, चाहे उसकी ड्यूटी हो, चाहे वो वहाँ बंदी बन के गया हो, मेरा ऐसा मानना है अपने तजुर्बे से कि जो जेल का खाना है ना वो आपकी किस्मत से अटैच है। अभी रिसेंटली एक शख्स की मैंने बेल कराई पिछले महीने, 29 जुलाई को उसकी बेल हो गई। वो शख्स 31 जुलाई को बाहर आया। अच्छा, बेल 29 को हो गई लेकिन 31 को बाहर आया? क्योंकि 2 दिन उस जेल में खाना लिखा था। कैसे भी करके उसका जो ऑर्डर गया उस पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, वो हो गई या उसकी किस्मत थी। जिस दिन उसे बाहर आना था उस दिन नहीं आया, उसके नेक्स्ट डे वो बाहर आया। तो ऐसे कई सारे केसेस में मैंने देखा। जब शुरू में हमने किसी की बेल कराई, बड़ा लगा कि यार
रात को तो बाहर आना चाहिए, नहीं आया। अगले दिन दोबारा लगे, सारा होमवर्क किया, देखा कहाँ कमी रह गई थी, हमारे एंड में कमी थी या कोर्ट स्टाफ के एंड में कमी थी। तो 2-3 बार ऐसा जब हुआ तो फिर मैं जेल के कुछ मेरे दोस्त हैं पुराने जेलर्स, मैं उनसे मिला, तो मैंने उनको बात करते करते बताया, मैं कहा कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब हम पूरी कोशिश लगा रहे हैं, पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन बंदा बाहर नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे ऐसी बातें बताई कि आप हैरान हो जाओगे। उन्होंने मुझे बताया कि जो जेल का खाना है ना, वो जेल का खाना उसी किस्मत तय करता है कि वो तुम जेल में कितने दिन रहोगे। अच्छा। जिसके नाम का जेल में राशन पहुंच गया वो उसको निपटा के ही जाएगा। वो आखिरी अन्न का दाना जब तक उसके शरीर में नहीं चला जाएगा ना, जेल उसको छोड़ेगा नहीं। तुम कितनी मर्जी ताकत लगा लो, वो खाना अन्न ग्रहण खाना ही करके पड़ेगा। ही निकलेगा। और खाना बिकता भी है बाहर जेल का। हाँ, अब क्या है, कई जगह ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी किस्मत में वो खाना लिखा है तो बाहर मंगा के खा लो। तो उसको बाहर मंगा के खा लो, नहीं तो उस खाने के लिए तुम्हें जेल के अंदर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब जेल के अंदर कोई गेस्ट बन के तो जा नहीं सकता, जाहिर सी बात है। किसी ना किसी चीज़ में आप अटकोगे, या तो सिविल केस में या क्रिमिनल केस में या मैट्रिमोनियल केस में, किसी भी केस में अटकोगे, अंदर जाओगे, फिर वो खाना खाओगे। इसलिए कई एस्ट्रोलॉजर ये रेमेडी बताते हैं अपने क्लाइंट्स को कि जेल का खाना मंगाओ। तो जेल का खाना जेल का स्टाफ बाहर देता है, पैक करके आता है। और जेल का खाने से मतलब हुआ कि जो कैदियों के लिए बना है, कैंटीन का खाना नहीं। एक लंगर होता है, लंगर के अंदर सबके लिए खाना बनता है। उसमें वो ऑफिसर्स भी शामिल हैं, उसमें वो जो अंदर कैदी है वो भी शामिल है, सब अंदर कोई ड्यूटी कर रहा है वो भी शामिल है। तो पहले तो तिहाड़ जेल ने एक अपना रेस्टोरेंट खोला था इसीलिए स्पेशली कि वो अंदर से खाना बनाते थे और बाहर उसको सेल करते थे। हालांकि वो बाद में नहीं चला, बंद हो गया, लेकिन वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। एक बात आप बताइए, कई ना हम स्टोरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स पर सीरीज आती है, कई जगहों पर सीरीज आती है, उसमें क्या होता है, बताया जाता है कि अंदर फोन भी है लोगों के पास, खाने की चीजें भी पहुंच रही हैं, डेयरी मिल्क की चॉकलेट भी जा रही है लेकिन बहुत महंगी है ना, स्मोकिंग के लिए सिगरेट भी जा रही है, बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो अंदर पहुंच जाती है जो नहीं पहुंचनी चाहिए। डिपार्टमेंट जानता भी है बट तब भी कोई एक्शन नहीं लेता, ऐसा क्यों? पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो सब तक धीरे धीरे पहुंचता है, सबको पहुंचता है अंदर। देखो अभी तो आपने देखा एक सीरीज नेटफ्लिक्स पे बहुत चल रही है, जो पूर्व जेलर थे उनकी बुक के ऊपर बनी हुई है, कई खुलासे जेल को लेके हुए हैं उसमें भी। हाँ, सुनील जी की वो है। और उसके अंदर जो बताया वो मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि जेल में स्मगलिंग होती है, जेल के अंदर छोटा मोटा नशा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और भी आइटम्स। जो मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, जबकि वहाँ प्रशासन ने जैमर लगा रखे हैं। जैमर का मतलब तो फ़ोन काम नहीं करने चाहिए, फ़ोन काम नहीं करेगा। लेकिन विडंबना ये कि वो जो जैमर है ना, वो पुरानी टेक्नोलॉजी को बंद करने के लिए लगाए थे। तो आज के ज़माने के फ़ोन बंद नहीं होते उससे। वो जो टेक्नोलॉजी, वो 2G 3G को बंद करने लगाए थे। अब तो हम 5G में जी रहे हैं। बिल्कुल 5G के जैमर ही नहीं है। सही बात। अंदर से फ़ोन कॉल्स भी बाहर जा रही हैं, थ्रेटन कॉल जा रही हैं, वीडियो कॉल्स हो रही हैं। कई बार आप वीडियो वायरल देखते हैं, अंदर का कोई खाना बना रहा है, डांस कर रहा है, सब वीडियोस बाहर जा रही हैं। तो ये बात सच है कि अंदर फ़ोन भी जाते हैं, छोटे मोटे हथियार भी जाते हैं, ब्लेड वो भी जाते हैं, ये ड्रग्स का सामान भी जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो जाती हैं और उसके अंदर कहीं ना कहीं स्टाफ की भी मिलीभगत रहती है और प्रशासन कई बार कार्रवाई भी करता है। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके बैठा है, अगर किसी ऑफिसर को मालूम चलता है तो वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता है, क्योंकि ये जो काम है ना छोटे लेवल का स्टाफ करता है, बड़े लेवल का स्टाफ अधिकारी नहीं करता है। अधिकारी पूरी वॉच रखते हैं। अब तो बॉडी स्कैनर लगे हैं तो अक्सर पकड़े जाते हैं, पहले बॉडी स्कैनर नहीं लगे हुए थे कोर्ट में। मतलब अब मुश्किल हो गया है पहले से मुश्किल हो गया है, मुश्किल हो गया, लेकिन असंभव नहीं है। क्या आप भी अपनी ऑरा की एनर्जी को स्कैन करवाना चाहते हैं, ऑरा रीडिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में लग रहा है या नहीं, आपके ऑरा की एनर्जी कितनी बनी है, आपके ऑरा का कलर क्या है, कितना ऑरा आपका बड़ा है, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, जो भी आप हनुमान जी की या देवी माँ की, कृष्ण जी की, जो भी आप मंत्र चैंटिंग करते हो, क्या उनका कनेक्शन आपसे बन रहा है, कौन सी सिद्धियां आप प्राप्त कर चुके हैं,
साथ ही में आप मेडिटेशन क्लासेस ले सकते हैं, सीख सकते हैं मेडिटेशन, कुंडलिनी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुंडलिनी के चक्रों के बारे में जान सकते हैं एंड अपनी ऑरा की एनर्जी स्कैन करवा सकते हैं और मेडिटेशन की क्लासेस के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। थर्ड आई के बैचेस, मंत्र हीलिंग के बैचेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिखाते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाकर या फिर हमारे दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर कर, कॉल कर कर, व्हाट्सएप कर कर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जय माता दी। एक और सवाल, अगर किसी आम व्यक्ति के घर पर आज अगर अभी पुलिस आ जाती है तो वो ऐसी क्या चीज पूछे या क्या चीज चेक करे कि वो माने कि ये लीगली पुलिस आई है और वो पुलिस भी जो है वो रियल है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि गुंडे पुलिस की यूनिफॉर्म में आकर वो ले जाते हैं कई बार उठाकर। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स आपके फ़ोन पे भी ऐसे अटेंड करते हैं कि मैं पाकिस्तान पुलिस के वाला नंबर हूँ। से कॉल आता है। हाँ, +92। अब एटलीस्ट हमें ये देखना चाहिए कि हमारे इंडिया का कोड क्या है, +91। आपके पास +92 से कोड आ रहा है, तो आपका पड़ोसी देश जो आपका दुश्मन है वो वहाँ से फ़ोन आ रहा है। सही सबसे बात है। पहले तो नंबर चेक करो। अब ये तो बात हो गई फ़ोन की। अब आपका प्रश्न है कि अगर घर के अंदर कोई सामने से कोई पुलिस वाला अपने आप को बता रहा है, पहली बात तो वो है, वो घर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हम्म। अगर आप कोई उसमें क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, अगर आप उसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो किसी भी पुलिस वाले को ये राइट नहीं है कि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में एंटर हो जाए। नंबर एक बात। दूसरी बात, उसके पास वैलिड वारंट होना चाहिए, चाहे वो सर्च वारंट हो, चाहे वो अरेस्ट वारंट हो। अब वारंट को पहचाने कैसे वो वैलिड है? कोई स्टैंप होता है उस पे, क्या होता है, कोई साइन होता हाँ, है? वारंट हमेशा किसी ना किसी कोर्ट के जरिए जारी किया जाता है। कोई नकली टाइप करके बना दे तो? नहीं, वो वेरीफाई हो जाता है। आप ई कोर्ट है, ई कोर्ट से चेक कर सकते उस हैं। पे कोई स्टैंप होती है? उसमें स्टैंप होती है, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। और उसमें जो वारंट लाने वाला वो भी कोई ऑफिसर होगा, कोई जूनियर लेवल का जूनियर अधिकारी लेवल नहीं का अधिकारी आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। आप पहले उससे उसका आई कार्ड मांगें, आई कार्ड कंफर्म करें, आप 112 नंबर पे कॉल करें, आप लोकल जो पुलिस स्टेशन है उनको कॉल करें, उसके बाद वेरीफाई होने के बाद ही आप उनसे कांटेक्ट करें। लेकिन अगर आप हार्डकोर क्रिमिनल हो तो फिर तो आपके लिए ज़्यादा रेमेडी नहीं है ना। अगर तो ये सारी रेमेडी उनके लिए बताई जा रही जो अगर शरीफ इंसान परेशान ना हो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम लोग ना पुलिस को बुलाने से डरते हैं कि पुलिस आएगी तो कुछ पैसा लेके जाएगी, तो क्या पुलिस को कोई फीस भी देनी होती है? ये देखो, जब सरकार ने 100 नंबर और 112 नंबर की कॉल ही फ्री कर रखी है, तो पुलिस की कोई फीस ऑफिशियली तो नहीं है। बचपन में तो हमें ऐसे ही लगता था पुलिस आएगी तो पैसे लेके जाएगी। अभी भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि ये कुछ करप्ट पुलिस वालों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज इतनी ख़राब हो गई है कि हर एक शख्स को लगता है कि मेरी मदद तो बाद में होगी, पहले मुझसे पैसे लिए जाएंगे। सही बात है ना? तो ये बड़ा गलत चीज़ है, मेरी नज़रों में देखा जाए तो बहुत गलत चीज़ है। अब कई बार तो पुलिस वाले FIR नहीं लिखते। अब किसी की बाइक चोरी हो गई तो वो कहते हैं FIR नहीं लिखेंगे, पहले तो कहेंगे इंतजार करो, देखो, ढूंढो, तब जाके कई बार मिन्नतें करनी पड़ती, तब भी वो नहीं लिखते। इस केस में एक आम नागरिक क्या कर सकता है? FIR आजकल ऑनलाइन FIR का ज़माना है। अगर पुलिस आपके FIR नहीं लिख रही तो आप ऑनलाइन कुछ सेक्शंस में FIR करा सकते हैं। जो चोरी है, कुछ गुम गया, या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा हो गया कि जिसमें पुलिस FIR नहीं कर रही है, लेट कर रही है, तो आप इमीडिएटली उनके सीनियर ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक रूल है, हर एक पुलिस स्टेशन में एंट्री करते ही वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड में उस पुलिस थाने के सारे सीनियर ऑफिसर के नंबर हैं, उसके ऊपर ACP साहब का नंबर है, उसके ऊपर DCP साहब का नंबर, सब वहाँ मेंशन है। आपको वहीं जाके रेमेडी दिख जाएगी कि वो नंबर है। और अब तो पुलिस ने भी ऐप कर रखी है, तो उस ऐप को खोल के उसके माध्यम से भी आप उनके सीनियर ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये FIR नहीं लिखी जा रही, तो FIR पुलिस को लिखनी पड़ेगी। FIR पुलिस को लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ सवाल क्या है कि ना, पुलिस एक तराजू लेके बैठती है। आप एक देखते हो कि न्यायमूर्ति ने तराजू ले रखी है, वो एविडेंस के लिए है। पुलिस एक तराजू लेके बैठती है कि यहाँ पे शिकायतकर्ता ज़्यादा पैसे वाला है या जिसके खिलाफ शिकायत हो रही है वो ज़्यादा पैसे वाला है, तो जिधर को वो वजन ज़्यादा होता है ना, वो उसकी सुनवाई करती है। अक्सर ऐसा देखा था, सब जगह नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी पुलिस वाले भी ईमानदार हैं। मैं कईयों को जानता हूँ, मैं पिछले 15 साल से कई कम लोग होंगे जानता हूँ। ईमानदार। हाँ, अगर 100% में देखा जाए तो 30% ईमानदार लोग हैं,
लेकिन वो जो बाकी 70% है वो उनको इतना कवर अप कर देते हैं, उनको इतना दबा देते हैं, उनको ऐसी पोस्टिंग ही नहीं दी जाती कि वो उस चीज़ को सुने। ईमानदार व्यक्ति ग्रो नहीं कर पाएगा अगर ईमानदार रहेगा तो। ईमानदार व्यक्ति को ना दबाया जाता है। हम्म। जो भ्रष्ट प्रशासन है ना, वो उस ईमानदार व्यक्ति को उतना दबा देता है, उतना उसको साइडलाइन कर देता है कि उसको पब्लिक के सामने आने का मौका ही नहीं मिलता। इसी वजह से फोर्स की बदनामी होती है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैंने ये देखा कि मेरे ना नेबर में हुई एक चोरी। जिस चोर को पकड़ लिया और सारे सामान भी बरामद कर लिए, एक हफ्ते बाद वो सेम चोर फिर से चोरी कर गया। तो चोर जेल से बाहर इतनी आसानी से आ जाते हैं क्या? देखो, अब एविडेंस की बात है। जब पुलिस ने उसके ऊपर कोई चार्जेस लगाए और वो चार्जेस कोर्ट में साबित नहीं कर पाई, अगर चोर ने कोई चीज़ चोरी की और उस चोर से उस चोरी का कोई आर्टिकल ही बरामद नहीं हुआ, तो वो मना कर देगा मैंने चोरी नहीं की। रिकवरी बहुत ज़रूरी है। कोई सामान की रिकवरी जब तक नहीं हुई तब तक वो छूट जाएगा। या फिर कई बार ऐसे केस मैंने देखा, पुलिस वाले जानबूझ के वो चोरी के सामान दिखाते ही नहीं, सारा सामान अपने पास रख लिया। बस एक चोर था, पब्लिक ने शिकायत की, हमने इसे पकड़ लिया, इससे कोई चीज़ बरामद नहीं हुआ, तो कोर्ट तो छोड़ेगी पिटाई ना। करके छोड़ देते हैं। पिटाई तो अब ऑफिशियली तो कर ही नहीं सकते, अनऑफिशियली की तो हमने क्या देखा। कुछ नहीं कह सकते, और अनऑफिशियली की तो उन पे केस बन सकता है। लेकिन अनऑफिशियली की अगर तो मेडिकल होता है, गिरफ्तार करने से पहले हर एक व्यक्ति का मेडिकल कराना इसीलिए ज़रूरी है। अगर मेडिकल में कुछ नहीं आएगा तो कुछ नहीं है। वैसे मैक्सिमम कितने टाइम की जेल होगी कोई चोरी करता है तो? देखो, ये तो डिपेंड करता है कि कितनी उसके चोरी करी खिलाफ। नहीं, चोरी है, चाहे वो एक ऑल पिन की चोरी हो, चाहे वो हवाई जहाज की चोरी हो, चोरी है। ये भी होता है ना कि मतलब अगर आप चोरी कर रहे हो तो एक तो अनइंटेंशनली चोरी कर दी और एक इंटेंशन के साथ गए थे, इस पे भी अलग अलग आर्टिकल होते हैं। चोरी है। लेकिन जैसा मर्डर पे होता है ना, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली। देखो क्या है, चोरी तो आप सोच के गए थे या नहीं गए थे, आपने मन बना लिया यार ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, आपका ये मुझे कैमरा चला के चुरा के जाऊँगा। ये मैं इसके लिए सोच के नहीं आया कि मुझे उस जगह पे बिल्डिंग में घुस के कैमरा मिलेगा। कोई स्टोर में बंदा आया सामान खरीदने, उसने 10 चीज़ें तो खरीद ली, 4 चीज़ें चुरा ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्शियल चोर है। वो चोर ही है, उसको वही सज़ा मिलेगी जो एक पूरा योजना बना के आया था। और जो बात कर रहे हो मर्डर की, 2 शख्स की आपस में लड़ाई हो गई, वो कोई योजना बना के नहीं आया था कि मैं इसको मारूंगा या क्या है, और वो गलती से कोई ऐसा चीज़ से वो मर गया, तो वो इंटेंशनली मर्डर नहीं माना जाएगा। लेकिन कोई अगर पूरा प्री प्लान करके आया है सब, उसने उसके लिए मारने के लिए कोई वेपन भी रेडी किया, उसको कहाँ से लेके आएगा, रेकी किया है, कोई प्रॉपर प्लान बनाया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर उसने किया है, तो वो तो फिर एक सीरियस ऑफेंस हो गया। अगर पुलिस वाला ही हमें तंग कर रहा है कोई, तो किसके पास जाए? क्योंकि सब लोग तो दोस्त होते हैं आपस में, कोई सुनेगा ही नहीं हमारी। इस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखो, अब ऐसा नहीं है कि वो सुनेगा नहीं, सुनना पड़ेगा। अगर कोई जूनियर ऑफिसर तंग कर रहा है तो एक सीढ़ी बनी हुई है, आप डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकते, आप उससे सीनियर को अपनी शिकायत बताओगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे कि वो हर बार जो आपकी शिकायत है वो रिटर्न में होनी चाहिए, आपके पास एक प्रूफ और एविडेंस होना चाहिए सब चीज़ों का। अगर पुलिस वाला लेने से मना कर देता, आप स्पीड पोस्ट कर दो, और स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग रिपोर्ट अपने पास रखो। मसलन अगर कोई किसी पुलिस स्टेशन में कोई सब इंस्पेक्टर आपको तंग कर रहा है किसी केस को लेके, तो आप उसके सीनियर वहाँ पे एसएचओ हैं, उनके नाम पे एक प्रॉपर लेटर बनाओ, उसमें अपनी सारी चीज़ें मेंशन करो और वहाँ उसके थाने में जमा करा दो। वो लेने से मना करते तो स्पीड पोस्ट कर दो। बिल्कुल। वो भी नहीं सुन रहे तो उसके सीनियर हैं, एसीपी हैं, डीसीपी हैं, उसके बाद अगर इनमें से किसी ने भी नहीं सुनी तो आप कोर्ट आओ, न्याय के मंदिर में आपका स्वागत है और वहाँ जरूर आपको न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय के मंदिर से तो सब डरते हैं। अब ये मुझे समझ में नहीं आता कि लोग डरते क्यों। पुलिस भी बहुत डराती है। पुलिस किसी विक्टिम को या किसी को छोड़ लेगी तो हमें कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे। मतलब कोर्ट के धक्के, ये मुझे समझ में नहीं आया आज तक। कोर्ट के धक्के क्या मतलब होता है? कोर्ट के धक्के, कोर्ट में कहीं धक्के नहीं लगते। कोर्ट में एसी लगा हुआ है, शानदार बिल्डिंग है, लेकिन तारीख पे तारीख तो मिलती है। तारीख पे तारीख, हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस है। लेकिन इंडिया में बहुत स्लो नहीं है। नहीं, कोई अब बहुत साल लग जाते हैं एक छोटे से केस को करने में। देखो, ये प्रोसेस है। अगर
जल्दीबाजी करके किसी बेगुनाह को गुनाहगार बना दिया गया तो वो भी तो एक पाप है आपके ना। सामने कोई बेगुनाह गुनहगार बना है? देखो, अब कई सारी चीज़ें हैं जो सबूतों के अभाव की वजह से किसी ऐसे शख्स को सज़ा हो गई जो उसने पार्शली किया था। बिल्कुल बेगुनाह तो बहुत कम है लोग, लेकिन हाँ ये है कि एक बड़ा सा छोटा सा सिद्धांत है कि आप एक गुनाहगार को फंसाने के लिए किसी बेकसूर को सजा नहीं दे सकते। बिल्कुल। मेरे कुछ 10 सवाल रहेंगे आपसे जिनको हम जल्दी जल्दी करेंगे। ऐसा कौन सा कानूनी अधिकार है जो हर भारतीय को पता होना चाहिए? सबसे पहले मेरा ये मानना है, आपको संविधान ने एक बहुत पावर दी है। आप कुछ ना करें, अपने बच्चे को और खुद प्रेम्बल्स पढ़ाएं संविधान की। प्रेम्बल्स क्या होता है? प्रेम्बल्स सबसे पहले प्रस्तावना दी गई है उसके अंदर, उसमें आपको जो अधिकार संविधान ने दिए और साथ में आपकी ड्यूटीज। अगर संविधान आपको राइट्स दे रहा तो उसमें आपकी ड्यूटीज भी हैं। कैसे राइट्स है उसमें हमारे? सबसे पहला तो राइट है कि आपको आज़ादी का अधिकार है। जो मैं और आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपने मुझे बुलाया, मैं आपसे बात खुल के कर पा रहा हूँ, वो उसी संविधान की ताकत की वजह से कर पा रहा हूँ। तो ये प्रेम्बल है जो हर एक पेरेंट्स को, राइट टू एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसके अंदर एक डिटेल है, क्योंकि उसके अगर जाएंगे तो एक डिटेल में एक एपिसोड बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को वो जरूर एटलीस्ट वो प्रेम्बल तो पढ़ाएं, ताकि उसे मालूम चले कि मैं एक भारत का नागरिक हूँ, मुझे क्या क्या अधिकार है और मेरी अपने राष्ट्र के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। सही बात है। दूसरा सवाल, कोर्ट में सच जीतता है या ताकत? एविडेंस। सबूत जीतता है। अगर सबूत नहीं है तो चाहे गुनाह किया हो सजा नहीं मिलेगी। देखो, ताकतवर हमारे देश में वो अलग है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन ताकत से एविडेंस तो गायब किया जा सकता है। मैंने तो बोला ना, एविडेंस जीतता है कोर्ट में। अब वो ताकतवर लेके आया हो चाहे कमजोर लेके आया हो। लॉयर के बारे में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? लॉयर के बारे में लोगों को लगता है कि ये ना झूठ बोलते हैं और ये लोगों को मिसगाइड करते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही झूठ है। अगर हम कुछ पढ़ लिख के एक प्रोफेशन में आए हैं तो हम झूठ क्यों बोलेंगे? क्या आप भी अपनी ऑरा की एनर्जी को स्कैन करवाना चाहते हैं, ऑरा रीडिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में लग रहा है या नहीं, आपके ऑरा की एनर्जी कितनी बनी है, आपके ऑरा का कलर क्या है, कितना ऑरा आपका बड़ा है, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, जो भी आप हनुमान जी की या देवी माँ की, कृष्ण जी की, जो भी आप मंत्र चैंटिंग करते हो, क्या उनका कनेक्शन आपसे बन रहा है, कौन सी सिद्धियां आप प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही में आप मेडिटेशन क्लासेस ले सकते हैं, सीख सकते हैं मेडिटेशन, कुंडलिनी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुंडलिनी के चक्रों के बारे में जान सकते हैं एंड अपनी ऑरा की एनर्जी स्कैन करवा सकते हैं और मेडिटेशन की क्लासेस के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। थर्ड आई के बैचेस, मंत्र हीलिंग के बैचेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिखाते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाकर या फिर हमारे दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर कॉल कर व्हाट्सएप कर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जय माता दी। लॉयर का भी कोई आईडी कार्ड होता है क्या जिससे हम देख सके कि ये लॉयर है? हाँ, लॉयर जो है वो किसी ना किसी बार काउंसिल से जुड़ा है, वो बार काउंसिल उसको आई कार्ड प्रोवाइड करती है। आप देखो, चेक करो, और वो तो ऑनलाइन अवेलेबल है। अच्छा, हमें कोई चेक करना हो कि लॉयर बहुत अच्छा है, बहुत नामी है, इसने बहुत केस जीते हैं, तो इसका भी क्या कोई रिकॉर्ड होता है? मैं देखना चाहूँ कि मेरा जो लॉयर है ये कितना, इसमें कितना ज्ञान है, कितने केस कर चुका है, ये अब तक जीत चुका है। ये चीज़ें तो डिपेंड करती है कि उनकी प्रैक्टिस कितनी है। तो ये कुछ रिकॉर्ड इसका कहीं पर होता है कि हम पता कर सकें, या सिर्फ लोगों से पूछ सकते हैं किसी एडवोकेट के बारे में? किसी के नाम से भी सर्च करोगे तो केसेस आ जाएंगे, बाय नेम से केसेस आ जाते हैं। आपने कोई ऐसा न्यूज़ कवर किया है पहले, क्योंकि पूर्व में आप रिपोर्टर भी रहे हैं, जो आपको आज तक याद हो? मैंने एक बार एक स्टिंग ऑपरेशन किया था दिल्ली में नशे के खिलाफ। नशे के खिलाफ? जो ड्रग्स सप्लायर थे ना, उनके खिलाफ। तो एक जगह उनको हमारे पर डाउट हो गया, क्योंकि हम स्पाई कैमरे से शूट कर रहे थे, हमारी टीम थी 3 लोगों की। तो उन लोगों का हमारे पे डाउट हो गया, उन्होंने 2-3 गाड़ियाँ हमारे पीछे लगा ली, उनके पास वेपन भी थे। कौन सा स्पाई कैमरा लगा के गए थे आप? अब ये, और डाउट कैसे हो गया? अब देखो, स्पाई कैमरा तो अलग अलग 3-4 तरीके के स्पाई कैमरा थे, क्योंकि अगर किसी मिशन पे जाते हैं तो एक स्पाई कैमरे पर भरोसा नहीं करते। अगर वो ख़राब हो गया, अलग अलग एंगल भी देखने पड़ते हैं ना, शक्ल नहीं आई नहीं, वो शूट अलग अलग जगह से हो रहा होता है। कि कोई लो लाइट है, अगर अंधेरा हो गया तो उसमें लो लाइट कैमरा चलेगा।
सबसे बड़ी चीज़ होती है साउंड। आप हम्म। जो कन्वर्सेशन कर रहे हो वो भी आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक एविडेंस है जो आप यूज़ करो। ये मतलब न्यूज़, लेकिन अगर सामने वाला ने नशे में है तो क्या वो एविडेंस वैलिड होगा जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? नहीं, बात नशे की नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो देखने गए थे कि ड्रग्स कैसे सप्लाई हो रहा है, क्या किसी स्कूल के बच्चे को सप्लाई हो रहा है या स्कूल के बच्चे के थ्रू सप्लाई हो रहा है। उसमें हमें बड़ा शॉकिंग चीज़ लगी कि वो जो ड्रग्स है वो स्कूल के जो बच्चे थे उनके बैग में छुपाया हुआ था, और वो स्कूल की ड्रेस पहन के एक लेडी जाती थी और उसके साथ में 3 बच्चे जाते थे स्कूल का बैग पहन के। वो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रग सप्लाई करने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा था। बड़े हैरान हुए हम। अब कोई भी कॉमन पर्सन या पुलिस या कोई भी प्रशासन का अधिकारी किसी बच्चे की चेकिंग थोड़ी करेगा जो स्कूल ड्रेस में है। तो ये शक ही नहीं सप्लाई हो रही जाएगा। थी। हाँ, वहीं उन लोगों को हमारे पर डाउट हो गया जब हमने उनसे बातें की, हमें इतने ये चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तो उनको डाउट होगा तो उन्होंने हमारे पीछे लोग लगा दिए। हम बड़े मुश्किल से बच के निकलते हैं वहाँ से। वैसे ही अगर मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछूं कि मैं किसी की, जिसने कोई क्राइम किया है वो कमिट कर रहा है लेकिन वो नशे में है और मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो क्या ये कोर्ट में माना जाएगा? अब ये भी तो साबित करना पड़ेगा ना कि वो नशे में उस टाइम था। बोलने के तरीके से लग रहा होगा पता, बोलने के तरीके से कोई एविडेंस, सामने अगर एविडेंस उसने रखा हुआ है कुछ, वो अगर उसकी पीते-पीते बात मेडिकल कर रहा है, नहीं, जब तक उसकी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया वो नशे में था, क्या पता एक्टिंग कर रहा हूँ। पीने की। सिर्फ थोड़ी है, कई मतलब- सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ड्रिंक जो जिसका कलर अल्कोहल से मिलता हाँ, जुलता है, एप्पल जूस। कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। क्या आपने कभी कोर्ट में किसी को झूठ बोलते हुए पकड़ा है? हजारों बार। लेकिन वो तो उस पे रख के कसम नहीं खाते, यही तो है, कसम तो झूठी खा रहे हैं। तो फिर कैसे पकड़ा, कैसे आपने? कुछ एक किस्सा बताओ। थोड़े दिन आपको पहले याद हो एक तो? रेप केस में मैं एक इंक्वायरी ऑफिसर्स का क्रॉस कर रहा था, हम्म। तो उससे कुछ सवाल किए एफआईआर से रिलेटेड, और उसकी जो जगह उसने बताई थी कि इस जगह सो कॉल्ड रेप हुआ, तो मैंने उससे 3-4 सवाल नॉर्मल किए कि ये जो जगह बता रहे हो कभी गए थे तो इसके बारे में कुछ बताओ। वो जवाब नहीं दे पाया क्योंकि झूठ बोल रही थी। तारीख के बारे में पूछा, कोई जवाब नहीं था। उस मकान को कौन ओन करता है, ओनर कौन है उसका, उसके बारे में पूछा, उसके बाद कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी, वो गई नहीं थी। झूठ पकड़ा गया, जज साहब ने 1 मिनट में देख लिया कि झूठ बोल रही है। तो किसी बेकसूर को फंसाने से पहले ये लोग ये नहीं देखते कि हमारा झूठ कोर्ट में पकड़ा जाएगा, और अक्सर कोर्ट में झूठ पकड़े जाते हैं। बिल्कुल। ज्यादा ड्रामा कहाँ है, कोर्ट रूम में या न्यूज रूम में? न्यूज़ रूम में। न्यूज रूम में ज्यादा ड्रामा होता है, कोर्ट रूम डिसिप्लिन में रहता है। कोर्ट रूम में सच्चाई। अगर आपको दोबारा मौका मिले तो आप क्या रहेंगे? न्यूज मैं- रिपोर्टिंग करेंगे या एक एडवोकेट रहेंगे? मैं लॉयर ही बनना चाहूँगा। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों? मतलब ये बड़ा रेस्पेक्टेड फील्ड है और आपसे लोग इंसाफ की उम्मीद करते हैं। एक शख्स जो सब जगह से परेशान हो गया, प्रशासन ने उसको फंसा दिया, पुलिस ने उसको फंसा दिया, उसके घर वाले उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पूरा समाज उसको गंदी नज़रों से देख रहा है, तो एक आप हो जिसके पास वो उम्मीद ही लेके आया कि आप उसको उसकी पुरानी जो इज्जत खोई है वो दिलाओगे, प्लस उसके ऊपर जो झूठे आरोप लगे हैं उससे छुटकारा दिलाओगे। बिल्कुल सही। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके पास आया हो, आपका केस, कि आप मेरा केस लड़ो, लेकिन आपको स्टोरी सुन के लगा हो कि ये झूठ बोल रहा है, यही क्रिमिनल है, इसने क्राइम किया है, तो आप वो केस लेते हो या नहीं? नहीं, देखो मेरे पास 6 साल पहले, कोविड से पहले एक शख्स ऐसे आया था, तो उसके ऊपर पॉस्को के चार्जेस थे। जब मैंने उसकी सारी बातें सुनी तो मुझे लगा कि ये कहीं का ना कहीं गलत है, इसने बच्ची के साथ में गलत किया, तो मैंने उसको केस लेने से मना कर दिया था। उसने मेरे को बहुत बोला कि नहीं आप ये कर लो, तो मैं कहा नहीं, मैं ये पाप अपने सर पे नहीं लूँगा। बिल्कुल। हम लोगों के तो अधिकार हैं, लेकिन एक थर्ड जेंडर भी है, किन्नर समाज, उसको लेकर भी कुछ अधिकार होते हैं क्या? या एक आपने किन्नरों के ऊपर भी कई स्टोरीज किया, आपने कहा कि ज़्यादातर जितने भी किन्नर हैं ये बांग्लादेशी हैं, इसको लेकर भी कुछ चीज़ें बताइए। देखिए, जो किन्नर समाज है वो जब पैदा हुआ तो शुरू से ही उसका उसका शोषण हुआ। माँ बाप ने देखा कि ये थर्ड जेंडर है, तो जिन्होंने प्यार किया उन्होंने तो बच्चे अपने पाल लिए, लेकिन बाद में जब पता लगा तो किन्नर समाज ही उधर उनको अपने साथ ले जाता है। उन्होंने अपना एक अलग सिस्टम बना रखा है और बहुत अच्छे लोग लेकिन हैं। इन लोगों को आम काम करना चाहिए जैसे हम लोग कर रहे हैं, है ना?
बहुत से लोगों को हम ट्रैफिक लाइट पर देखते हैं, अलग अलग काम करते हुए दिखते हैं, इन्हें रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जाता, कहीं ना कहीं इनकी भी गलती है। मैं तो ये कहता हूँ उनको कि आप रेस्पेक्टफुल तरीके से, मेरे काफ़ी जानकार हैं, बहुत से लोग अब कर रहे हैं। रेस्पेक्टफुल काम करो। पॉलिटिकल आ गए हैं, इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन जीते हैं, देश की संसद में पहुंचे हैं, विधानसभाओं में पहुंचे हैं, एमसीडी हाउस में पहुंचे हैं, बिजनेस धर्म कर गुरु भी रहे बने हैं, हैं। बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, अब वर्क प्लेस पे इनको जो हमारा पुराना जो सेट है माइंड, वो वही जब वो चालू हो जाता है एक शख्स की, अच्छा ये ऐसे, ये डांस, ये तो वो जब शुरू हो जाता है तो इनके लिए समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसीलिए ये ट्रेडिशनल अपना तरीका अपनाते हैं और फिर उसी में ही लगे रहते हैं। हालांकि मैं कईयों को बोलता हूँ कि भाई आप आओ, क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। अगर आपने आप ये भी इनसे, कहा कि ये इंडियन नहीं है, बांग्लादेशी है ज़्यादा। काफ़ी जो लोग हैं हम्म। इसके अंदर जो ऐड हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, और बांग्लादेश से आए हुए हैं, इंडियन पासपोर्ट भी बनाए हुए हैं। तो बड़े आराम से पासपोर्ट, आधार कार्ड ये सब बन जाता है, आप बनवा के देख लो, आपका नहीं बनेगा। लेकिन उनका बन जाएगा। एक कॉमन मैन को अगर पासपोर्ट बनवाना होता है तो उसको पहले एप्लीकेशन फाइल करनी है, फिर वो सेंटर में जाएगा, बड़ी मुश्किल से उसको अपॉइंटमेंट मिलेगी, वहाँ उसकी सारी चेकिंग होगी, उसके बाद फिर एक स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर आपको फिजिकली वेरीफाई करने आएगा, आपके पड़ोसियों से बात करेगा, उसके बाद जाके आपका पासपोर्ट बन के आएगा। तो उनकी वेरिफिकेशन कैसे हो जाती है? हाँ, यही तो सवाल है कि अगर पैसा? एक बांग्लादेशी का इंडियन पासपोर्ट बन रहा है तो क्या कभी गवर्नमेंट ने देखा कि इसके पीछे जिम्मेवार कौन था, उसको पकड़ा, सजा दी उसको? सही बात है, बिल्कुल। अगर आपको मैं आज एक दिन का प्रधानमंत्री बना दूं या बन जाए, तो सबसे पहले 3 काम क्या करेंगे आप? क्योंकि आपने सिस्टम को देखा है गहराई से। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारी कंट्री के पड़ोसी मुल्क हैं उनसे दोस्ती करूँगा। पाकिस्तान से भी? पाकिस्तान से नहीं करूँगा, अफ़गानिस्तान से करूँगा, क्योंकि उसके बाद अफ़गानिस्तान उधर से घेरेगा, हम यहाँ से घेर लेंगे। अच्छा। नेपाल है, नेपाल हमारा पुराना दोस्त है। भूटान है, श्रीलंका है। रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है, क्योंकि आपको याद होगा जब हमारा बांग्लादेश को लेके जब तनाव चल रहा अमेरिका था, ने जब भेजी थी तो ships। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे पर प्रेशर बनाया था। तो उस टाइम की जो हमारी पीएम थी इंदिरा जी, उन्होंने उसको कड़े शब्दों में बोल दिया था कि अब हमने जो करना, हमारी कंट्री पूरे सक्षम है, अपने आप कर सकते हैं। तो तब वो 7वां बेड़ा भी भेजा गया। रशिया ने अपने सबमरीन उनके सामने खड़ी कर दी। तो अगर कोई कंट्री आपके लिए इतना कर रही है तो उसकी रगों में आपकी दोस्ती बरकरार है। तो मेरा ये मानना है कि रशिया को सबसे पहले जाके मैं मित्र बनाऊंगा, चाहे रशिया किसी से लड़ रहा हो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। अगर रशिया किसी से लड़ रहा है तो फिर तो मेरा भी इंडिया दुश्मन को है। अमेरिका से दोस्ती नहीं करनी चाहिए आपके अनुसार? अमेरिका के ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका वो कंट्री है जो कब आपके अगेंस्ट हो जाए, पैरों से चप्पल निकाल के भाग जाएगा ना, नहीं पता। अभी पाकिस्तान को इतना उछल Support कूद कर रहा हो है। रही है, कुछ नहीं पता, एक दिन पाकिस्तान के को पीछे से सपोर्ट छोड़ के भाग जाए तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? वो तो वैसे ही भिखारी देश है। क्या हिंदू चीनी भाई भाई, ये इस पे क्या कहना है? क्या हमारी दोस्ती होनी चाहिए आपके अनुसार? मेरे हिसाब से तो चाइना से तो हमारी बहुत गहरी दोस्ती होनी चाहिए। बट वो तो हमारा तिब्बत लेके बैठा है, दोस्ती कैसे करें? देखो, चाइना के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमें उनसे सीखना चाहिए। अगर कोई बट चाइनीज सिखा माल रहा है। पर भरोसा नहीं है ना हमें। पूरा वर्ल्ड चाइनीज माल खरीद रहा है, डिपेंड करता है आप कौन सी क्वालिटी का खरीद रहे हो। आपका जो बट उनके आईफोन है, रॉकेट तो चलते नहीं। आपका जो आईफोन है वो भी चाइना ही बना रहा है। मैन्युफैक्चर, लेकिन उसके पार्ट्स, लेकिन बट वो मैंने बोला कंपनी अलग अलग क्वालिटी है। हाँ। आप चाइना की कौन सी क्वालिटी ले रहे हो, हल्की क्वालिटी ले रहे हो या हैवी क्वालिटी ले रहे हो? टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है वो कंट्री। लेकिन वेपन्स हमने अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के साथ जो भी हुआ था, वेपन्स रशिया के सबसे अच्छे हैं। वेपन्स के मामले में चाइना रशिया सबसे गड़बड़ टॉप है। लगता पूरे है। वर्ल्ड में सबसे जो टॉप के जो वेपन्स हैं वो रशिया के हैं। हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके बारे में 5 बातें जो आपको बहुत अच्छी लगती हो और 5 बातें जो आपको बहुत बुरी लगे। देखो, अच्छी बात है, ये हर जगह जाके हिंदी में बात करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। भारतीय वेशभूषा पहनते हैं, मुझे अच्छा लगता है।
कोई ऐसा काम? कई सारी जगह इन्होंने ये बोला कि भी नेशनल इंटीग्रिटी की जो बातें करते हैं वो भी अच्छी लगती हैं। वासुदेव कुटुंबकम के बारे में कहा है। हाँ, वासुदेव कुटुंबकम यही होता है कि सब लोग मिलके मिल रहें। के रहे, दोस्ती अच्छी करी है कई देशों से बाहर, कई देशों से दोस्ती अच्छी करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई। हो नहीं पाई। कौन से देश ऐसे? देखो अमेरिका की देख लो आप, अमेरिका और चाइना से कोशिश की इन्होंने दोस्ती करने की, लेकिन क्या पॉलिसीज़ में कमी रही अब मैं तो उतना तक नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये तो बहुत बड़े लेवल की बात है, ब्यूरोक्रेसी की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी रह गई। अब हालांकि इन्होंने तो पूरी कोशिश की, पूरा वर्ल्ड का लगभग 90% हिस्सा घूम चुके हैं, कई जगह दोस्ती करने की कोशिश की। इनकी अच्छी चीज़ ये रही जो मिडल ईस्ट कंट्री हैं उनसे अच्छी दोस्ती हो गई है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मिडल ईस्ट के मुसलमान में और इंडिया के मुसलमान में और पाकिस्तान के मुसलमान में क्या अंतर है? मिडल ईस्ट के जो मुस्लिम है ना वो बहुत विकसित लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी पे और मेहमान नवाजी में, उसके अलावा डेवलपमेंट में बहुत मतलब रिलीजन वो में इतना करते नहीं हैं। घुसते, इन्वॉल्व नहीं होते। वो रिलीजन अपना मानते हैं लेकिन वो सिर्फ रिलीजन ही नहीं मानते, उनको मालूम है कि अगर हमें बाकी वर्ल्ड का मुकाबला करना है तो हमें इंग्लिश भी बोलनी पड़ेगी, हमें अच्छी अच्छी बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी। आप दुबई जाके देखो, दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। दुबई पहले एक रेत का मैदान था, अब उन्होंने पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टावर खड़ा किया है, बुर्ज खलीफा, जो किसी की हिम्मत नहीं उतना बड़ा टावर खड़ा करने की। आप उनके पहनावे पे देखो जाके, उन्होंने अपना बेशक जब वो अपने फॉर्म में रहते हैं तो अपना प्रॉपर अटायर पहनते हैं, लेकिन उल जलूल तरीके की चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के अंदर ज़्यादा कट्टरता बहुत बुरी है। आप धर्म को अपने लिए स्टडी के लिए मानो, जो अच्छी चीज़ें आपको मेडिटेशन सिखाता है, आपको कूल एंड काम रहना सिखाता है, आपको दूसरों की मदद करना सिखाता है। ये नहीं कि आप उसके अंदर से अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट करो और आप बोलो कि मैं तो उस धर्म के नाम पे मैं बम फोड़ूंगा, मैं धर्म के नाम पे लोगों को मारूंगा। ऐसा तो मिडिल ईस्ट कंट्री में कहीं नहीं सुना होगा आपने कि वहाँ पे कोई जिहाद हो रहा है या वहाँ पे कोई अपने ईश्वर के नाम पे कोई चाकू तलवार और छुरियां अल्लाहू लेके अकबर चल भी रहा है। बोलते हैं मारने के बाद। तो ये सुनते हैं ना, जब हमारे कानों में पड़ता है तो हम डर जाते हैं, बल्कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं देखो, अल्लाह अकबर वहाँ भी बोला जाता है। मैं मिडिल ईस्ट कंट्री हूँ, मैं जा चुका हूँ वहाँ, मैंने सुना, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर अभी कोई रोड पे बोलने लगे ना तो हमें ऐसा लगेगा हमला करने वाला है। अगर रोड पे एक शख्स ने एक बैग रख के और जोर से अल्लाह अकबर बोल के वो भाग गया तो वहाँ रोड खाली हो जाएगा। तो बट ये नाम तो अच्छा है, बट ये काफी खराब कुछ लोगों ने करा। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म बहुत अच्छा है, सारे धर्म बहुत अच्छे हैं, सारे धर्म आपको शांति के पाठ पढ़ाते हैं, बिल्कुल। लेकिन धर्म को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेशन करने वाले लोग गलत हैं। सभी धर्म के गलत हैं, खाली एक धर्म के नहीं, सभी लोग के, सभी धर्मों के वो लोग गलत कुछ हैं। लोग गलत हैं इनमें, वो सारे लोग गलत हैं जो कट्टरता का पाठ पढ़ाते हैं। कट्टरता नहीं आनी चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। धर्म किस लिए बनाया गया था? जब इंसान पैदा हुआ था तो तब क्या धर्म था? बिल्कुल नहीं। धर्म तो अपने अपने को राजा बनाने के लिए बनाया है। तेरा वो धर्म, मेरा ये धर्म, उसका वो धर्म, तू उसका राजा, तू उसका राजा, तू उसका राजा। अभी भी तो यही हो रहा है। इंडिया के संविधान में तो हम लोग सबका वेलकम करते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। लेकिन आज एक मांग उठ रही है हिंदू राष्ट्र की, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हिंदू का मतलब क्या है इसके अंदर? हिंदू का मतलब वो है, अगर जो हिंदुस्तान के अंदर रहेगा वो हिंदू है तो बना लो, अच्छी चीज़ है, कोई मना नहीं कर रहा। अगर आप कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर धर्म के लिए बनाएंगे तो पॉसिबल कैसे है वो बताओ, उसकी रूपरेखा बताओ, क्योंकि यहाँ तो कई सारे ऐसे धर्म के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। सिख धर्म भी तो है, जैन धर्म भी तो है, पारसी भी तो है, बुद्ध भी तो हैं, वो कहाँ जाएंगे? इंडियन मुस्लिम में और पाकिस्तान मुस्लिम में क्या अंतर है? सोच में अंतर है दोनों की। अब आप देखो, ओवैसी साहब को देख लो, वो इंडियन मुस्लिम है। जैसे ही हमारे देश के साथ में पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा के बाद अभी जो रिसेंटली जो कश्मीर में हमला हुआ पहलगाम में, ओवैसी साहब हमारे इंडियन मुस्लिम हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत सुनाया उनको, ज़्यादा बातें सुनाई, मुझे लगता है किसी और नेता ने भी नहीं सुनाएगी।
ये फ़र्क है इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम में। और वहाँ पाकिस्तानी मुस्लिम शाहिद अफरीदी देख लो, वो जुलूस लेके घूम रहा है कि बहुत बड़ी विजय पा ली। क्या आप भी अपनी ऑरा की एनर्जी को स्कैन करवाना चाहते हैं, ऑरा रीडिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में लग रहा है या नहीं, आपके ऑरा की एनर्जी कितनी बनी है, आपके ऑरा का कलर क्या है, कितना ऑरा आपका बड़ा है, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, जो भी आप हनुमान जी की या देवी माँ की, कृष्ण जी की, जो भी आप मंत्र चैंटिंग करते हो, क्या उनका कनेक्शन आपसे बन रहा है, कौन सी सिद्धियां आप प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही में आप मेडिटेशन क्लासेस ले सकते हैं, सीख सकते हैं मेडिटेशन, कुंडलिनी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुंडलिनी के चक्रों के बारे में जान सकते हैं एंड अपनी ऑरा की एनर्जी स्कैन करवा सकते हैं और मेडिटेशन की क्लासेस के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। थर्ड आई के बैचेस, मंत्र हीलिंग के बैचेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिखाते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाकर या फिर हमारे दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर कॉल कर व्हाट्सएप कर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जय माता दी। आपके ऊपर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि आप अध्यात्म को भी बहुत मानते हैं। आप हर हफ्ते माँ कालका के मंदिर जो दिल्ली में स्थित है वहां जाते हैं, तो उसको लेकर कुछ बातें आप बताना चाहेंगे, क्या अनुभव आपने किया है। देखो ये कई साल से, अब तो मेरे को कोर्ट में ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, लेकिन पहले मैं रेगुलर जाता था, अब जब भी मौका मिलता है मैं चला जाता हूँ। मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान की जो सोल है ना, वो किसी ना किसी से जुड़ी हुई है। तो मेरी सोल दो जगह जुड़ी हुई है, एक कालका माता के साथ में और एक हनुमान जी के साथ में। मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन ये सिखाता है कि आपको ईश्वर ने शक्ति दी है, वो इसलिए दी है कि आप निर्बल का सहारा बनोगे। जिसको भगवान ने बल नहीं दिया और आपको दिया है, तो आप उसका सहारा बनोगे। ये दोनों जगह मुझे सिखाया जाता है। हनुमान जी ने भी जो प्रभु श्री राम के लिए और सबके लिए वो काम किया, वो इसलिए नहीं कि उनको कोई लालच था, वो इसीलिए किया क्योंकि ईश्वर ने उनको बल दिया था। और बल इसीलिए दिया था कि दूसरे के पास बल नहीं है, तुम्हें मैं बल दे रहा हूँ, तुम अपने बल का सही जगह इस्तेमाल करोगे। ऐसे ही जो कालका जी मंदिर है, आप देखो वो जो मंदिर है वो किसी भी ग्रहण के दौरान बंद नहीं होता है। मुझे लगता है वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो किसी भी ग्रहण के दौरान बंद नहीं होता। तो मुझे गर्व है अपने ऊपर, मैं उस देवी की उपासना करता हूँ कि उसको किसी ग्रहण का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस मंदिर में बहुत सी ऐसी चीजें भी चढ़ाई जाती हैं, उस पर आपका क्या कहना है। वहां पर अल्कोहल चढ़ती है, हाँ, बलि प्रथा भी कई बार देखी गई है। वहाँ बलि नहीं होती, वहाँ सिर्फ छोड़ दिया जाता है। बट पूर्व में बलि हुआ करती थी। हाँ, अब प्रशासन ने रोक या जो भी लोगों के विचार बदले हैं, तो इसको लेके क्या कहेंगे, अल्कोहल को लेके क्या कहेंगे। देखो अब मुझे ये क्या आपने किसी कभी भी चढ़ाया है। नहीं, मैंने कभी नहीं चढ़ाया। तो ये चढ़ता हुआ देखकर आपको दुख होता है। मुझे तो लगता है, मैंने एक दिन देखा वो एक पेटी की पेटी एक शख्स आए और वो पुजारी जी ने रख दी, तो मैंने अपोज किया। मैंने कहा यार ये आप कम से कम यहाँ तो मत रखे। तो बोला नहीं, हमारी प्रथा चली आ रही है। तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ। बिल्कुल। कभी भीड़ मंदिर में मिलती है तो आप कैसे दर्शन करने जाते हैं। देखो मेरा तो उनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। जरूरी नहीं कि वो अगर मैं उनके तक पहुंच ही पाया तो मैं उनसे मिल लिया। अगर मैं मंदिर के बाहर भी खड़ा हूँ ना, तो मैं ऐसे हाथ जोड़ के उनको दिल से प्रणाम करूंगा और वो मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। वीआईपी दर्शन का भी प्रचलन बहुत चल रहा है, कितना सही है। देखो बीमारों के लिए एक लाइन लगा लो तो अच्छी चीज़ है कि वो वृद्ध बेचारा लोगों के बीमार लिए। है, बीमार में वृद्ध भी आ गया, बच्चा बड़ा सब आ गया। लेकिन अगर उसको लगता है कि वो बीमार है, नहीं जा पा रहा, तो फिर उसके लिए एक व्यवस्था कर देनी चाहिए। पैसे वालों के लिए नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अब आप पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, जर्नलिज्म किया है, भगवान को भी मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी भूत देखा है। देखो जहाँ पॉजिटिव चीज़ है वहाँ नेगेटिव भी है। बिल्कुल। तो मेरे को याद है साल 2001 में मैं रिज रोड है करोल बाग के पास में, वहाँ रात को लगभग 2-2:30 बजे के करीब जा रहा था। तो मैं मोटरसाइकिल पे था, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था। तो तब ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। तो हम सड़क पे जा रहे थे, तो सर्दी का टाइम था, तो मुझे एक महिला टाइप की कोई मिली जो थोड़ी सी सड़क से कुछ इंच की दूरी पे हवा में थी, ऐसा मुझे दिखा।
तो मुझे बड़ा डर लगा। मतलब बाइक पर थे दोस्त के साथ? मैं बाइक पे था, मेरा छोटा भाई था मेरे साथ अच्छा। में। पहाड़गंज में मैं जॉब करता था, रात में नाइट ड्यूटी लगी हुई थी हमारी, वो काम खत्म कितने बजे करके का समय था हमारा, रात का लगभग? रात को 2 बजे के आसपास की बात थी, 2 से ढाई के बीच में की बात थी। तो वो जिंदगी का पहला और आखिरी अनुभव था। उसमें ऐसे कोई ऐसी आकृति दिखी जो मैंने भी देखी और मेरे भाई ने भी देखी। और उसके बाद उस भरी सर्दी में, दिसंबर या जनवरी का मौसम था, हमने लेदर की जैकेट, इनर्स, मफलर सब पहने हुए थे और पूरे बदन में इतनी ज़्यादा पसीने चले, मतलब आधे घंटे तक तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना में रह गए। और उस एरिया में तो रिज रोड के बारे में सब जानते हैं, वो दिल्ली का एक हॉन्टेड प्लेस है। तो आपने अनुभव किया, तो आप मानते हैं भूत होते हैं? मैं तो कह रहा हूँ जहाँ पॉजिटिव चीज़ें वहाँ नेगेटिव भी हैं। अब डरते नहीं, लेकिन अब होंगे तो बैठा के बात कर फिर लेंगे। दोबारा कभी जाने का मन नहीं हुआ? मैं कई हजारों बार गया, उसके बाद दोबारा मुझे कभी नहीं मिली। अच्छा, बात करने की कोशिश की आपने? मैं तो पूछा कि क्या हो सकता है उससे कुछ कुछ मुझसे कोई बात करने की चाह रही हो। उसके बाद मैं कई बार गया, मुझे उसके बाद कभी नहीं मिली। लेकिन आपने एज अ रिपोर्टर या इसको रिपोर्ट नहीं किया, या आपने रिसर्च नहीं की कि क्यों वहाँ पे हॉन्टेड है? क्या कुछ हुआ है ऐसा वहाँ पर? उसके बाद मैंने ये पूरी दिल्ली के हॉन्टेड प्लेस पे रिसर्च की, तो मुझे ये तो लगा जाके कि हाँ ये कोई नेगेटिव एनर्जी है। एक जगह है 30 हजारी कोर्ट के सामने, बोंटा पार्क। बोंटा पार्क में वहाँ बताते हैं कि कोई सरकटा भूत घूमता है अंग्रेजों के ज़माने का। वहाँ एक किसी ने मंदिर बना रखा है, वहाँ वो लाइट लगाता है, वो लाइट हमेशा बंद हो जाती है। तो कई बार हम स्टोरी करने गए तो हमें वहाँ अनुभव हुआ ऐसा कि हाँ यहाँ कुछ तो नेगेटिव है। एक भूल भुलैया पार्क है पचकुइया में, जिधर रिज रोड बता रहा हूँ मैं, रिज रोड के पास में ही है। वहाँ पे भी ऐसा अनुभव हुआ। कई सारी जगह मैं तो ये कहता हूँ अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, लेकिन डरना नहीं चाहिए किसी चीज़ से। अगर बिल्कुल। आप किसी से डरे तो वो चीज़ आपके ऊपर ओवर पावर होगी, आपके मस्तिष्क को कंट्रोल कर लोगी। आपको डरना नहीं, आप इंसान हो, सबसे ताकतवर हो, और बिल्कुल ऊपर से किसी न किसी आपके इष्ट देव का आशीर्वाद है आपके पास। बिल्कुल हम तो वैसे भी हनुमान जी को मानने वाले हैं, तो हम बिल्कुल। तो डरते नहीं। इस्कॉन को लेके ना कई आरोप लगते हैं इस्कॉन पर। आपने भी कई बार इस्कॉन को लेके, मैंने आपकी रिपोर्टिंग देखी है पूर्व में, इस्कॉन को लेकर भी कई आरोप लगाए जाते हैं कि इस्कॉन का जो पैसा है ये देश के बाहर जा रहा है। कई बार ये भी कहा गया कि गाय को भी बेचा जा रहा है। इसको लेकर आपने कभी कुछ पता लगाया, मिथ है या असली में पैसा जाता है बाहर? देखो, अब मुझे एक प्रॉपर तो मेरे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो मैंने भी ये सुना है कि ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट इंडिया के बजाय किसी और कंट्री में रजिस्टर्ड है। और क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल पे चलता है और श्री कृष्ण भगवान के नाम पे फॉलोअर्स। ये सब ट्रस्ट चलता है। मथुरा में भी एक बड़ा मंदिर है, दिल्ली में भी 2-3 अब मंदिर है, द्वारका में भी एक अच्छा सा मंदिर खोलने जा रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वो चेक करके बताए। हमें तो पता नहीं, एज अ लेमैन हम जब हमने अपने आंखों से रिकॉर्ड नहीं देखा तो हम क्या बताते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मैं भी कई चीज़ें सुनता हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी और कंट्री में इनका कोई हेडक्वार्टर है और वहाँ से सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। मंदिर में जो पैसा जाता है लीगली, इसका उपयोग कहाँ होता है, कहाँ करना चाहिए? और अगर कहीं और हो रहा है तो वो क्या इलीगल है, या कहीं पर भी यूज कर सकता है? उसका पुजारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस मंदिर के ट्रस्ट में, एक कोई भी मंदिर होता है वो एक ट्रस्ट से जुड़ा होता है। ट्रस्ट का बैंक अकाउंट, उसका ऑडिटिंग होना बहुत ज़रूरी होता है ना, ये तो रूल है। तो उस ऑडिटिंग में मालूम चल जाएगा कि वो पैसा सही जगह लग रहा है नहीं लग रहा। मैं तो ये चाहता हूँ खाली मंदिर नहीं, पूरे, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में जितने भी धर्मस्थल हैं, गवर्नमेंट को सबकी ऑडिटिंग करनी चाहिए कि अगर किसी श्रद्धालु ने उसमें कोई भी पैसा दान दिया है या कोई सामान दान दिया है तो उसका हुआ क्या, कहाँ इस्तेमाल कहाँ हो रहा है वो। आपने कालका जी मंदिर का क्या लगता है आपको? कालका जी मंदिर तो अब माननीय हाई कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन में ले रखा है। और अभी बाकी बिहारी टेम्पल के लिए भी कॉरिडोर की बातचीत चल रही है। देखो, अब आप अक्सर ये चीज़ें देखते हो कि कितने श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने पे पहुँचते हैं। छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, अक्सर भगदड़ मस्ती है, कई लोगों को चोट लगती है,
कुछ बड़े बुजुर्ग गिर जाते हैं, महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार होता है। तो उसको देखते हुए अगर गवर्नमेंट एक चौड़ा रास्ता वहाँ बनाना चाह रही है तो उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? लोगों को ऑब्जेक्शन है कि उनका घर ले लिया जाएगा या मंदिर के जो पुजारी है उनसे उनका अधिकार चला जाएगा। अब मैं तो कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ तो क्लियर कर लो ना, बैठ के सरकार से जो योजना बना रही है उनसे क्लियर कर लो। अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट उसका समाधान निकाल देगी, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रही है। नहीं, मैंने एक किसी से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि उनका घर तो 350 गज का है बट रजिस्ट्री में 250 का रजिस्टर्ड है, तो इस केस में गवर्नमेंट तो 250 का ही पैसा देगी। तो ये तो सही बात है, आपने जितना सरकार को टैक्स दिया, आपने अपनी जमीन जितनी शो की उतने के तो मालिक हो। इसका मतलब 100 गज आपने कब्जा कर रखा है, कब्जा किया हुआ है, तो सरकार अपनी जमीन तो छुड़ाएगी ना। गलत अभी क्या कर रही गलियां है छोटी इसमें? हो गई और घर बड़े हो गए। गलत क्या कर रही है गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट के, देखो सरकार के पास, राजस्व विभाग के पास एक पूरा रिकॉर्ड है। अगर किसी को गलत फहमी है कि मैं अपनी बाउंड्री यहाँ से आगे सरकारों को किसी को पता नहीं चलेगा, तो गवर्नमेंट के पास तो मास्टर प्लान है, उनके पास सब ब्लूप्रिंट है कि कौन सी गली कितने साइज की थी और कितने साइज की हो गई, वो तो ले लेंगे। कौन सा ऐसा मंदिर है आपको लगता है कि यहाँ की व्यवस्था सबसे अच्छी है, यहाँ का जो बोर्ड है जो संभाल रहा है वो सबसे बढ़िया है, सारी सुविधा मिल रही है? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बहुत अच्छी सुविधा है। अगर एक वीआईपी भी वहाँ अपना कोई भी चीज़ करके जा रहा है तो उस जो लाइन है ना, एक आम जनता की जो लाइन आम है, जनता की जो लाइन है, वो शुरू से लेके एंड तक जब तक दर्शन नहीं दो एक सिंगल लाइन वही रहती है। अगर आप कोई वीआईपी या कोई बीमारी का बहाना या कोई जेन्युइन रीज़न से भी आप किसी और गेट से एंट्री कर रहे हो, तो आप आखिर में जाके उन्हीं लोगों के साथ में ही दर्शन करोगे जो उस लाइन में लगे हुए हैं। आपके लिए कोई सेपरेट काफी तरीके का सिस्टमेटिक बंदोबस्त भी नहीं है, है। भीड़ भी नहीं लगती इतनी। आपको अगर वहाँ रहना है, आप ऑनलाइन अपना बुकिंग बुक कराओ। करिए। आपको पूजा करनी है, ऑनलाइन बुक कराओ। आपको आरती में बैठना है, ऑनलाइन बुक कराओ। आपको हेलीकॉप्टर में जाना है, ऑनलाइन बुक कराओ। सब चीज़ों के लिए वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। और वहाँ खाने के लिए जो श्राइन बोर्ड ने रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, वो भी एक फिक्स प्राइस पे और बड़े रीज़नेबल प्राइस पे खाना भी देते हैं। सब जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी है। और श्राइन बोर्ड अमरनाथ यात्रा को भी, अमरनाथ मंदिर को भी देखता है साथ साथ। हाँ, अमरनाथ का श्राइन बोर्ड अलग है, ये श्राइन बोर्ड अलग है, लेकिन दोनों के जो चेयरपर्सन है वो गवर्नर साहब हैं। तो श्राइन बोर्ड बाकी मंदिरों में भी आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो मंदिरों के अलावा मस्जिदों में भी आना चाहिए, चर्च में भी आना चाहिए, गुरुद्वारों में भी आना चाहिए, सब जगह आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हर धर्म स्थल का ऑडिटर एक होना चाहिए। जैसे सीएजी है, ऐसी गवर्नमेंट एक प्रॉपर व्यवस्था बनाए। सारे धर्म स्थलों का ऑडिशन होना चाहिए, ऑडिटिंग होनी चाहिए कि क्या पैसा आया, कहाँ लगा, कितना बचा, क्या इस्तेमाल हुआ, क्या इसमें कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं जा रहा। हाल ही में अभी एग्जाम लीक के ऊपर बहुत चर्चा हुई, पुलिस टीचर्स को लेकर चली गई जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक आम व्यक्ति जो एग्जाम देने गया था, जिसने फीस भरी थी, वो इस केस में एक एडवोकेट से क्या राय ले सकता है? क्या पिटीशन फाइल कर सकता है? क्या कर सकता है जिससे उसकी मदद मिले? ये तो मुझे लग रहा अब तक शायद कई जगह पिटीशन फाइल भी हो गई है। कई लोग तैयारी कर रहे थे, मैंने देखा था। जो टीचर्स हैं बड़े वैल्यूबल टीचर्स हैं और हाई रैंक के टीचर हैं। अगर वो कुछ मुद्दा उठा रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है? उनका मुद्दा यही तो, इस कंपनी, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, पहले टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, उसको हटा के आपने किसी दूसरी पार्टी को उसमें इन्वॉल्व किया है। वो जो कंपनी है वो कई जगह ब्लैक लिस्टेड है, गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को आप काम दे रहे हो और उसने जब ये कंडक्ट किया तो पेपर लीक, मिसमैनेजमेंट, गलत जगह सेंटर, इंटरनेट बंद हो गया, किसी जगह माउस काम नहीं कर रहा है, ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ों की वजह से अगर बच्चे का कैरियर ख़राब हो रहा है। एसएससी के एग्ज़ाम कौन दे रहा है? एक मिडिल क्लास का बच्चा दे रहा है, और वो जो टीचर है उनको पूरे मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल जेन्युइन प्रोटेस्ट है उनका। और मैं तो बिल्कुल गवर्नमेंट से कहता हूँ आप बच्चों को देख के आगे बढ़ो। दोबारा पुरानी कंपनी जो इतने साल से करा रही थी टीसीएस, बड़ी पुरानी कंपनी है, बल्कि शायद मेरे नॉलेज में वो सबसे पहली आईटी कंपनी है इंडिया की, जो टाटा की है। बहुत से केसेस आ रहे हैं आजकल बच्चों के लापता होने के, खासकर लड़कियों के। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे, आपकी रिपोर्टिंग देखी, क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है?
मुझे बड़ा दुख होता है कि ना सबसे पहले इसमें गलती होती है माँ बाप की। एक बच्चे को आपने पैदा किया ना, तो ज़रूरी नहीं आप 6 बच्चे पैदा करो, आप 2 ही करो, 1 करो, उसको जितना संभाल सको। अब होता क्या है, गरीब माँ बाप जो है ना, वहाँ वो बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि वो दोनों को काम के लिए जाना पड़ता है बाहर। वो बच्चा अकेला है। अब वो बच्चा कैसे भी करके एक गलत रास्ते पे चला जाता है। उसको या तो किडनैप कर लिया, या उसको बरगला कर उसको काबू में कर लिया, उसको XYZ कहीं जगह ले गई। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो गरीब का बच्चा ढूंढने के लिए ना प्रशासन कोई बहुत ज़्यादा अलर्ट भूमिका नेताजी का नहीं तो मिल निभाता। जाता जल्दी। नेताजी का तो कोई कुत्ता भी खोजा तो वो मिल जाएगा। यहाँ तो किसी की बेचारे प्रेशर से की काम करती है दिल्ली पुलिस, प्रेशर डालना पड़ता है। सब जगह ही है। अभी पीछे रिसेंटली हुआ, एक महिला सांसद की चेन गायब हो गई, चेन छीन ली गई। सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकली थी, 48 घंटे में वो पकड़ लिया स्नैचिंग वाला। या मेरी और आपका अभी स्नैचिंग हो जाए तो देख लो, मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी। FIR ही नहीं होगी। FIR तो चलो कैसे भी करके हो जाएगी, FIR तो हम करा लेंगे, लेकिन FIR के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स, वो जो चोर है जिसने आपका छीना था, वो मिल ही जाए। क्या मीडिया कोर्ट के, मतलब क्या मीडिया जो होती है, कोर्ट ने अभी डिसाइड नहीं किया कि वो व्यक्ति क्रिमिनल है या नहीं, लेकिन क्या मीडिया उसे पहले ही क्रिमिनल बना देती है? बहुत गलत चीज़ है ये मीडिया ट्रायल। किसी भी चीज़ का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए बिना फैक्ट्स के। अगर फैक्ट हैं तो आप बोलो, बिना फैक्ट के नहीं बोलो। ये सबसे बड़ा उदाहरण है रिया मुखर्जी का, सुशांत सिंह के जो सुशांत वाले केस में बाद में कोर्ट ने उसको बिल्कुल क्लीन डिक्लेयर किया। लेकिन मीडिया में तो क्या क्या बोला पुलिस गया। ने उसको क्लीन डिक्लेयर किया, लेकिन उससे पहले उसको ऐसा विलन बना के पेश कर दिया। चिल्ला चिल्ला के लोग स्टूडियो में चोर मचा के बोल रहे थे कि ये ही दोषी है, ये ड्रग्स देती थी, ये था वो था। एक लड़की का इतना ज़्यादा Character assassination। शोषण किया, वो बेचारी का, उसका दिमाग देखो, वो कितने दिनों तक वो घर के बाहर नहीं निकली। तो अब इसकी जिम्मेवार कौन है? क्या मीडिया ने कभी उससे माफ़ी मांगी? और मीडिया ने तो अभी भी मतलब कुछ ये ऐसा नहीं है कि आप रिपोर्टिंग सही कर दे, आप सही बता दे कि वो फ्री हो गई है, ये भी नहीं बताते। बेशरम लोग हैं, TRP वाली बातें बतानी है। बेशरम लोग हैं। माफ़ी मांगनी चाहिए। एथिक्स अगर आपके पास, अगर किसी से गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने में कोई बुराई थोड़ी है। क्या ये भी एक कारण था आपके जर्नलिज्म को छोड़ने का? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा कारण था कि आप बिना फैक्ट के बातें कर रहे हो। मैं जिस चीज़ में एक्सपर्ट था, अब वो काम मीडिया ने छोड़ दिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मैं मेंबर था, तो अब जब आपको वो चीज़ें चाहिए ही नहीं, किसी चीज़ का खुलासा आपको चाहिए ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा वहाँ पे? क्या आप भी अपनी ऑरा की एनर्जी को स्कैन करवाना चाहते हैं, ऑरा रीडिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में लग रहा है या नहीं, आपके ऑरा की एनर्जी कितनी बनी है, आपके ऑरा का कलर क्या है, कितना ऑरा आपका बड़ा है, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, जो भी आप हनुमान जी की या देवी माँ की, कृष्ण जी की, जो भी आप मंत्र चैंटिंग करते हो, क्या उनका कनेक्शन आपसे बन रहा है, कौन सी सिद्धियां आप प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही में आप मेडिटेशन क्लासेस ले सकते हैं, सीख सकते हैं मेडिटेशन, कुंडलिनी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुंडलिनी के चक्रों के बारे में जान सकते हैं एंड अपनी ऑरा की एनर्जी स्कैन करवा सकते हैं, और मेडिटेशन की क्लासेस के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। थर्ड आई के बैचेस, मंत्र हीलिंग के बैचेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिखाते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाकर या फिर हमारे दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर कॉल कर व्हाट्सएप कर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जय माता दी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शादी के बाद ना डिवोर्स के लिए जो महिलाएं होती हैं वो कई बार पैसों का डिमांड करती हैं, 40 लाख, 50 लाख, 2.5 करोड़, 3 करोड़। तो किस बेसिस पर वो मांग कर रही है? और झूठा आरोप भी लगा देती है, रेप का केस लगा दिया जाता है, बल्कि बनाया तो उनको सपोर्ट करने के लिए था, लेकिन इसका तो गलत उपयोग किया जा रहा है आज के बहुत समय। अच्छा सवाल पूछा। आज के टाइम में फैमिली कोर्ट में मुकदमे काफ़ी बढ़ गए हैं। तो पहले जो शादियां थी बड़ी लंबी चलती थी, अब शादियां बड़े शॉर्टकट चल रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए। जबकि कोर्ट भी मीडिएशन सेंटर्स भेजता है, इतनी जल्दी तलाक लेना इतना आसान नहीं है कोर्ट के अंदर। लेकिन ये जो आपने बताया एलुमनी वाली बात, एक महिला अगर डेलिबरेटली किसी शख्स को देख के शादी सिर्फ इसीलिए कर रही है कि अब मैं इसके साथ में शादी करूंगी और पैसा ठीक मांगूंगी। 1 महीने के बाद इससे झगड़ा करूंगी और उसके बाद इसको और इसके परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाऊंगी ताकि मैं इससे वसूली कर सकूं, वो एक्सटॉर्शन है। अभी आपने ना एविडेंस बहुत बार बोला, कोर्ट एविडेंस मांगता है, पुलिस नहीं मांगती। किसी ने अगर लेडी ने कह दिया कि सास ससुर ने मुझे मारा है और कोई एविडेंस नहीं है,
तब भी पुलिस पकड़ के ले जाती है उनको। लड़की के मामले में इतनी ज़्यादा क्यों पुलिस काम कर रही है, लेकिन लड़के के लिए तो नहीं करती? बेसिकली क्या है, हमारे देश का जो कानून है ना, जो संसद ने बनाया है, वो महिलाओं के लिए बनाया। उसकी वजह थी क्योंकि पहले के टाइम पे काफ़ी महिलाओं को हमारे देश में शोषण किया गया, दहेज के नाम पे उनको जलाया गया, मारा गया, उनके साथ में उत्पीड़न किया गया। ये सच बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए उस महिलाओं के लिए कानून बनाए गए, लेकिन ये कानूनों का दुरुपयोग अब वही महिलाएं कर रही हैं जो उसके सरोकार नहीं रखती हैं। आप मोरल एथिक्स भूल गए, आपने फैमिली के टर्म्स भूल गए। आप आए थे, आपको परिवार को चलाना था, तो वो परिवार को चलाने की बजाय आपका सारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ पैसे में रहा। ये मोरल एथिक्स है जो सबको अपने अपने बच्चों को सिखाने चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो फीमेल हो। और मेरा एक सजेशन है, अगर आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं तो सबसे पहले एक सेपरेट किचन उनको दीजिए, उनको टाइम दीजिए एक दूसरे से मिलने का, क्योंकि झगड़ा हस्बैंड वाइफ में बाद में होता है। पहले होता है लड़की की माँ का लड़के से और लड़के की माँ का लड़की से। दोनों सासों का एक दूसरे के बच्चों से टकराव होता है और यही बात बाद में कारण बनती है बड़े झगड़े के, जिसके बाद घर टूटने की नौबत आ जाती है। लेकिन कई बार तो लड़कियां पहले से डिसाइड करके आती है कि वो ये पैसा कमाने का उनका एक बिजनेस बन गया है। इस केस में क्या पुलिस वेरिफिकेशन करानी चाहिए शादी से पहले, क्या करना चाहिए? देखो, अब इसके पीछे एक घटना अभी रिसेंटली 2 धर्माचार्यों ने एक बात बोली है, प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने, जिनके ऊपर बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो आपका प्रश्न उसी के साथ में अटैच है कि जिन महिलाओं और जिन पुरुषों के बारे में वो बात बोली गई है, उस कैटेगरी के लोग कभी अपनी शादी आगे नहीं चला सकते, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म टाइम को लेने की आदत पड़ गई है, तो उनकी शादी लंबी टिकेगी नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग जो प्रेमानंद जी ने लाइन बोली, अनिरुद्धाचार्य जी ने बोली, क्या वो सही थी? बिल्कुल सही है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के लिए बोली है जो उस तरीके के हैं, उस कैटेगरी के लोग उस कैटेगरी के लोग हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ भी उन्हीं लोगों को हो रही है। कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई स्टेट। और ये बात तो प्रेमानंद महाराज ने सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बोली थी, उन्होंने पुरुषों के लिए भी सेम बात बोली, लेकिन मीडिया ने काट दिया। लेकिन मुझे लग रहा कि कोई पुरुष ने कोई इसका विरोध नहीं किया। लेकिन मीडिया दिखा भी रहा सिर्फ लाइन महिलाओं की है। इसीलिए तो ये अभी तो मीडिया वाले, जो आपने सवाल पूछा था कि सबसे ज़्यादा तमाशा कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा तमाशा मीडिया में इसीलिए तो होता है कि आपको मिला कि अब ये इससे टीआरपी आएगी, तो आपने उसको बनाया, बिल्कुल कट करके दिखाई चीज़ों को। बिल्कुल। करियर का वो पल बताइए जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो गए हो। कभी कोई ऐसा केस आपने देखा हो या कभी कोई ऐसा खुलासा आपने किया हो कि सुन के आपकी रूह कांप गई, रोंगटे खड़े हो गए? निर्भया वाला जो कांड हुआ था ना, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, उस दिन मैं तिहाड़ जेल के बाहर खड़ा हुआ था। जो एक बड़े संपादक है सुधीर चौधरी जी, उनकी जमानत हुई थी और वो जेल से बाहर आ रहे थे, तो मुझे एक टास्क दिया था कि इनका इंटरव्यू ले लेना। वो जेल से बाहर आए, 4 नंबर जेल से बाहर आए और मैं उनसे मिला। वो अपने मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए गाड़ी में बैठे चले गए। तभी मेरे पास एक कॉल आया मेरे किसी सोर्स का कि ऐसे ऐसे एक लड़का और एक लड़की को हाईवे पे फेंका गया है, इतनी सर्दी में, वो बिना कपड़ों के हैं। तो मुझे लगा नॉर्मल किडनैपिंग का मामला होगा या क्या होगा, लेकिन 1 घंटे के बाद जब मुझे पता चला कि उस लड़की के साथ में कितना अत्याचार हुआ है, उसकी बॉडी में रॉड डाली, उसकी इंटेस्टाइन बाहर आ गई, उसकी बॉडी पे सैकड़ों जगह कट के निशान थे, तो वो देख के ना मैं अंदर से हिल गया। मुझे किसी ने, जब मैं ट्रॉमा सेंटर पहुंचा तो मुझे मेरे कोई जानकार अंदर थे, उन्होंने मुझे जब डिटेल बताई ना, तो अंदर से मेरी आत्मा हिल गई कि एक लड़की पे इतना अत्याचार कैसे हो सकता है। कौन वो दरिंदा था जिसने शरीर की इतनी चीज़ें उसको बाइट करा और उसकी इंटेस्टाइन बाहर निकाल दी। वो दरिंदगी ना मेरे दिमाग से नहीं जाती। और उन लोगों जिस दिन उसके साथ घटना हुई थी और जिस दिन वो फांसी पे चढ़े, उस दिन मेरे यहाँ पे चैन आया था। ऐसा कोई सुझाव जो आप आम जनता को देना चाहेंगे एज एन एडवोकेट? देखो, मेरा ये सुझाव है कि सबसे पहले कानून को पढ़ें
और कानून का पालन करें। यही आपका बचाव है और यही आपके लिए सुझाव है। बच्चों को कानून में पढ़ाएं और मैं तो स्कूलों से ये अनुरोध करूँगा कि स्कूल के अंदर एनसीसी को ज़रूर लागू करें ताकि बच्चा अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सके, उसके अंदर सारी चीज़ हो। ये नहीं कि आपने एक सीटी बजाई और मॉक ड्रिल करी और उस दिन ख़त्म। जब तक एनसीसी में बच्चों को नहीं डालेंगे, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि कंट्री क्या है, कंट्री के लिए क्या काम करना है। आपने सुना आज सुमित जी को, और हमने पूछे बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि आपके आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे। आप लोग जरूर इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा, समझिएगा, हमारे आने वाले पॉडकास्ट को देखिएगा और हमें सजेशन दीजिएगा कि आने वाले किन टॉपिक्स पर आपको मुझे चर्चा करते हुए देखना है। साथ ही में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और मेडिटेशन सीखने के लिए हमारा एक और चैनल है माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र, वहां पर जाकर भी आप मेरी कई सारी वीडियो अध्यात्म के ऊपर देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। जय माता।